10 नेता जिन्होंने बदला लेने के लिए पूरी सरकार ही गिरा दी और नंबर 1 वाले ने सबसे बड़ा बदला लिया। नंबर 10 पर आते हैं भजन लाल। साल था 1979। हरियाणा में चौधरी देवीलाल की सरकार थी। देवीलाल जी को अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था, जैसा भरोसा उस दुकानदार को होता है जो ताला लगाना भूल जाता है और सोचता है अरे कोई नहीं चुराएगा। उनके मंत्रिमंडल में एक नाम था भजन लाल। देखने में साधारण, बोलने में मीठे और राजनीति में बिल्कुल वैसे जैसे घर की बिल्ली जो दूध के बर्तन के पास बैठकर यह साबित करती रहती है कि उसे दूध में कोई दिलचस्पी नहीं। अब यहाँ ध्यान से सुनिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वह किसी बॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं। देवीलाल जी एक दिन मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाते हैं और देखते हैं कि भजन लाल गायब है। बस एक मंत्री गायब है, होगा कहीं आ जाएगा सोचा होगा, लेकिन जब पता चला कि भजन लाल के साथ 40 के करीब विधायक भी गायब हैं, तब देवीलाल जी की जो हालत हुई होगी वह किसी की भी होती। भजन लाल ने रात के अंधेरे में एक ऐसा खेल खेला जो राजनीतिक इतिहास की किताबों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। विधायकों को एक एक करके अपने पाले में किया। किसी को पद का लालच, किसी को मंत्री बनने का सपना, और जो नहीं माने उनसे भी विनम्र निवेदन किया होगा, घर का भेदी लंका ढाए। यह कहावत यहाँ शब्द सह सच हो गई। वह भेदी जिसे देवीलाल जी ने खुद अपने घर में रखा, उसी ने पूरी छत उड़ा दी। रात को देवीलाल मुख्यमंत्री थे। सुबह होते होते भजन लाल ने राजभवन जाकर शपथ ले ली, यानी जिस थाली में खाया उसी में इतना बड़ा छेद किया कि थाली ही गायब हो गई। आस्तीन का सांप वही होता है जिसे आपने खुद पाला हो, और देवीलाल जी ने तो इस सांप को मंत्री पद भी दे रखा था। देवीलाल बस हाथ मलते रह गए। इस घटना ने भारतीय राजनीति को एक नया सूत्र वाक्य दे दिया। मंत्रियों को खाना तो खिलाओ लेकिन नजर मत हटाओ। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इसी देवीलाल ने बाद में दिल्ली में जो तूफान मचाया वह नंबर 9 पर है। नंबर 9 चौधरी देवीलाल। जब ताऊ ने साबित किया कि बदला लेने की कोई उम्र नहीं होती। देवीलाल जी को हरियाणा ही नहीं पूरे देश में ताऊ कहकर बुलाया जाता था। यह वही देवीलाल हैं जिन्हें भजन लाल ने धोखा दिया था, लेकिन ताऊ झुकने वालों में से नहीं थे। लाख लहरें उठे समंदर में, चट्टान अपनी जगह नहीं छोड़ती, और ताऊ तो पूरी चट्टान थे। साल 1989 देवीलाल ने बीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनवाया, खुद उप प्रधानमंत्री बने। अब उन्हें लगा चलो अब सम्मान मिलेगा, बात सुनी जाएगी। लेकिन होता क्या है, धीरे धीरे बीपी सिंह सरकार ने उन्हें हाशिए पर धकेलना शुरू कर दिया। फैसले में राय नहीं ली जाती, बैठकों में बुलाया जरूर जाता लेकिन बात नहीं सुनी जाती। यह ठीक वैसा ही है जैसे किसी बुजुर्ग को शादी में पहली पंगत में बिठाओ लेकिन उनकी थाली में पूड़ी न परोसो। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यह नियम ताऊ को समझ आ गया था, और उन्हें यह भी समझ आ गया कि लाठी धीरे धीरे उनके हाथ से खिसकती जा रही है। रुकिए, एक सवाल, जो आदमी किसी को राजगद्दी तक पहुंचाए और फिर उसी को किनारे किया जाए तो उसका गुस्सा कैसा होगा? यह गुस्सा ताऊ ने बोट क्लब मैदान में निकाला। दिल्ली के बोट क्लब पर एक विशाल किसान रैली बुलाई। इतने लोग आए कि दिल्ली की सड़कें भर गईं। बीपी सिंह सरकार की नींव हिल गई। यह महज एक रैली नहीं थी, यह एक खुला संदेश था कि मेरी ताकत को मत भूलो वरना याद दिलाना पड़ेगा। और जब ताऊ ने समर्थन वापसी का इशारा किया तब तक चंद्रशेखर मैदान में कूद चुके थे। बीपी सिंह सरकार गिरी। सबसे मजेदार बात, इस पूरे खेल में चंद्रशेखर ने एक पंथ दो काज वाला काम किया। ताऊ का भी भरपूर उपयोग किया और खुद प्रधानमंत्री भी बन गए। ताऊ ने सरकार गिराई और फायदा किसी और ने उठाया। राजनीति में इसे कहते हैं दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना। आगे नंबर 8 पर दक्षिण भारत का वह ऑपरेशन है जिसका नाम इतना सुंदर है कि लोग भूल जाते हैं उसके पीछे की कहानी। नंबर 8 BS येदियुरप्पा। 2008 कर्नाटक विधानसभा चुनाव। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी लेकिन बहुमत नहीं मिला। येदियुरप्पा को कुर्सी दिखी और छिन गई। कांग्रेस और JDS ने मिलकर सरकार बना ली। अब एक आम आदमी होता तो रो धोकर घर बैठ जाता, लेकिन येदियुरप्पा आम आदमी नहीं थे। कहते हैं दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है, लेकिन येदियुरप्पा दूध के जले नहीं थे, वह तो आग के तपे हुए लोहे थे। उन्होंने ठान लिया यह गठबंधन सरकार टिकने नहीं देंगे। शुरू हुआ ऑपरेशन कमल। अब नाम का गौर फरमाइए, कमल यानी कीचड़ में खिलने वाला फूल।
नाम में जितनी काव्यात्मकता है, ऑपरेशन में उतनी ही चालाकी थी। विधायकों से संपर्क हुए, मंत्री पद के सपने दिखाए गए, फिर शुरू हुई रिजॉर्ट पॉलिटिक्स, यानी विधायकों को ऐसी जगह रखो जहां विपक्ष पहुंच न सके, मोबाइल नेटवर्क कमजोर हो और खाना पीना अच्छा हो। जब पेट भरा हो और बाहरी दुनिया से संपर्क न हो तो इंसान का फैसला जल्दी बदल जाता है। विधायकों ने इस्तीफे दिए, उपचुनाव हुए, बीजेपी जीती, येदियुरप्पा मुख्यमंत्री बने। लेकिन 2019 में फिर कुमारस्वामी की सरकार बनी और येदियुरप्पा ने सोचा एक बार जो काम किया दोबारा भी होगा। फिर वही ऑपरेशन, फिर वही रिजॉर्ट, फिर वही नतीजा। कुमारस्वामी को माइक के सामने आंसू बहाते हुए इस्तीफा देना पड़ा। उनके वह आंसू देखकर लगा भाई राजनीति में आए थे या नाटक में। जो जीत का स्वाद एक बार चखता है वह हार स्वीकार नहीं करता। येदियुरप्पा ने कर्नाटक में बार बार साबित किया जिसकी लाठी उसकी भैंस, और उनकी लाठी हमेशा उनके पास रही। नंबर 7 अजीत पवार। सुबह 5 बजे की शपथ और चाचा की टूटी नींद। महाराष्ट्र की राजनीति में अगर किसी ने सबसे नाटकीय अंदाज में खेल खेला है तो वह हैं अजीत पवार, दादा, जिनके बारे में मशहूर है कि यह पहले कहते हैं फिर सोचते हैं, और जब सोचते भी हैं तो इतना गहरा सोचते हैं कि बाकी सब पीछे रह जाते हैं। नवंबर 2019 रात का वक्त, पूरा महाराष्ट्र बल्कि पूरा देश सोया हुआ था और उसी रात के अंधेरे में एक राजनीतिक भूचाल की तैयारी हो रही थी। सुबह होते होते देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार ने राजभवन पहुंचकर शपथ ले ली। पूरे देश को खबर तब मिली जब टीवी चैनल वाले चिल्लाने लगे। उद्धव ठाकरे उठे, शरद पवार उठे, कांग्रेस उठी, सब उठे, लेकिन तब तक दादा शपथ ले चुके थे। जो सोता है वो खोता है, और उस रात महाराष्ट्र का आधा विपक्ष सो रहा था। हालांकि वह सरकार महज 80 घंटे चली। सुप्रीम कोर्ट ने दखल किया, फडणवीस को इस्तीफा देना पड़ा, यानी सरकार बनी, गिरी, और बीच में सिर्फ 80 घंटे। इतने समय में तो लोग शादी के लड्डू भी नहीं खा पाते। लेकिन अजीत पवार रुके नहीं। जिद्दी आदमी पत्थर भी तोड़ता है, और 2023 में उन्होंने जो तोड़ा वह पत्थर नहीं पूरी पार्टी थी। उन्होंने अपने चाचा शरद पवार की एनसीपी को बीच से चीर दिया। पूरे विधायकों का लाभ लश्कर लेकर सीधे शिंदे सरकार में शामिल हो गए। उप मुख्यमंत्री बने शरद पवार जी महाराष्ट्र के चाणक्य, जिन्होंने दशकों तक दूसरों को राजनीति सिखाई। उन्हें अपने ही घर के भतीजे ने ऐसा सबक पढ़ाया जो किसी पाठ्य पुस्तक में नहीं था। घर का भेदी लंका ढाए। पहले नंबर 10 पर भजनलाल ने यह कहावत सच की थी। यहाँ अजीत दादा ने और भी बड़े स्तर पर सच कर दिखाई। फर्क सिर्फ इतना था कि भजनलाल ने मंत्री पद छीना था, अजीत दादा ने पूरी पार्टी ही छीन ली। नंबर 6 चौधरी चरण सिंह। जब किसानों के मसीहा ने उसी से हाथ मिलाया जिसे हमेशा कोसते थे। चौधरी चरण सिंह किसानों के मसीहा, वह नेता जिन्होंने उत्तर प्रदेश की माटी से उठकर दिल्ली तक का सफर तय किया। लेकिन उनकी कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने पूरे देश के जबड़े खुलवा दिए। साल 1977 इंदिरा गांधी की आपातकाल के बाद जनता पार्टी सत्ता में आई। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। अब जनता पार्टी वह पार्टी थी जिसमें अलग अलग विचारधाराओं के लोग एक छत के नीचे आए थे। नाव में बहुत सवार, नाव डूबी मझधार, यह कहावत जैसे इसी पार्टी के लिए बनी थी। चरण सिंह को लगा कि उन्हें उचित सम्मान नहीं मिल रहा। उनका स्वाभिमान, और यहाँ गलत मत समझिएगा, यह अहंकार नहीं शुद्ध स्वाभिमान था, आहत हो गया। और अब वह किस्सा जिस पर पूरी दिल्ली ने माथा पकड़ा। चरण सिंह जी वही नेता थे जो इंदिरा गांधी को हमेशा से अपना सबसे बड़ा राजनीतिक दुश्मन मानते थे, मंचों से कोसते थे, आपातकाल के खिलाफ लड़े थे, और फिर उन्होंने जो किया, उन्होंने उन्हीं इंदिरा गांधी से हाथ मिला लिया। हाँ, उन्हीं से। राजनीति में यही होता है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। मोरारजी देसाई की सरकार गिरी, कांग्रेस के बाहरी समर्थन से प्रधानमंत्री बन गए। अब यहाँ असली मजा आता है। इंदिरा जी भी कोई साधारण खिलाड़ी नहीं थी। उन्होंने बाहरी समर्थन देने का वादा किया, और जब संसद में विश्वास मत का दिन आया चुपचाप समर्थन वापस ले लिया। चरण सिंह जी को बिना संसद का सामना किए, प्रधानमंत्री रहते हुए एक भी संसद ना जाते हुए महज 23 दिन में इस्तीफा देना पड़ा। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, यही हुआ। और सबसे करारी बात यह है कि जिससे दशकों तक दुश्मनी निभाई उसी ने अंत में सबसे बड़ा धोखा दिया। राजनीति की यही खूबसूरती है।
नंबर 5 हेमंत बिस्वा शर्मा, एक बिस्किट जो पूरे नॉर्थ ईस्ट को भारी पड़ गया। यह शायद इस पूरी सूची की सबसे छोटी घटना है, लेकिन नतीजे सबसे बड़े। एक बिस्किट, बस एक बिस्किट। हेमंत बिस्वा शर्मा असम के धुरंधर नेता, कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे, जमीन से जुड़े, अनुभवी, लाखों का जनाधार रखने वाले। एक बार वह दिल्ली गए, राहुल गांधी से मुलाकात करनी थी, असम की समस्याओं पर बात करनी थी। अपनी पार्टी के लिए घंटों का सफर तय करके पहुंचे, और जब पहुंचे तो राहुल जी अपने कुत्ते पिट्टी को बिस्किट खिलाने में व्यस्त थे। हेमंत इंतजार करते रहे, ध्यान नहीं दिया गया। अब आप पूछेंगे भाई इतनी छोटी सी बात, लेकिन चींटी को भी पांव तले कुचलोगे तो वह काटती है, और हेमंत चींटी नहीं थे, वह पूरे नॉर्थ ईस्ट की राजनीति के धुरंधर थे। वह बिस्किट तो बस आखिरी तिनका था। ऊंट की पीठ पहले से लदी हुई थी। कांग्रेस में उपेक्षा, वादों का ना पूरा होना, और यह एहसास कि यहाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं। हेमंत ने कांग्रेस छोड़ी, बीजेपी में गए, और फिर एक एक करके नॉर्थ ईस्ट से कांग्रेस का सफाया करते गए। मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल, त्रिपुरा, एक के बाद एक राज्य हाथ से निकलते गए। इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी, और जब नहीं मिली तो हेमंत ने ऐसा जवाब दिया जो पार्टी आज तक भुगत रही है। आज वह असम के मुख्यमंत्री हैं और नॉर्थ ईस्ट के चाणक्य कहे जाते हैं। कांग्रेस आज भी नॉर्थ ईस्ट में उभर नहीं पाई। सीख, मेहमान को बिस्किट पूछ लिया करो, वरना वह पूरी पार्टी ही खा जाता है। नंबर 4 मायावती, गेस्ट हाउस का वह बदला जिसने इतिहास लिख दिया। भारतीय राजनीति में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो किसी व्यक्ति को बदल देती हैं, और कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो पूरे राज्य की राजनीति को ही बदल देती हैं। जून 1995 का लखनऊ गेस्ट हाउस कांड, यह दोनों काम एक साथ कर गया। मायावती और मुलायम सिंह यादव मिलकर सरकार चला रहे थे। बसपा बाहर से समर्थन दे रही थी, संबंध बिगड़ रहे थे। मायावती ने समर्थन वापसी का फैसला किया, और उसी दिन लखनऊ के एक सरकारी गेस्ट हाउस में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मायावती को घेर लिया। यह सिर्फ राजनीतिक विरोध नहीं था, एक महिला नेता पर हमला था, अपमान था, दहशत था। उस कमरे में जो हुआ वह जिसने देखा वह जानता है, और उस दिन मायावती की आंखों में जो आग जली वह आग पूरी उत्तर प्रदेश की राजनीति को बदलने वाली थी। कहते हैं जो आग में जलता है वह कुंदन भर कर निकलता है। मायावती उस दिन जली, लेकिन यह जलन उन्हें तोड़ने नहीं गढ़ने आई थी। उन्होंने तत्काल एक ऐतिहासिक फैसला लिया, मुलायम सिंह नाता तोड़ा और बीजेपी से हाथ मिला लिया। अब यहाँ रुकिए, बसपा और बीजेपी, दलित राजनीति और हिंदुत्व, कोई वैचारिक मेल नहीं, कोई राजनीतिक इतिहास नहीं, लेकिन राजनीति में दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और मुलायम का दुश्मन उस वक्त बीजेपी ही थी। और जो हुआ वह इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गया। कुमारी मायावती उत्तर प्रदेश की पहली दलित मुख्यमंत्री बनी। वह अपमान जो गेस्ट हाउस में हुआ था वह एक ताज में बदल गया। जिन्होंने गेस्ट हाउस में रोकने की कोशिश की थी उन्होंने मुख्यमंत्री आवास तक का रास्ता खुलवा दिया। जो झुकता नहीं वह और ऊंचा खड़ा होता है। मायावती इसकी जीती जागती मिसाल है। नंबर 3 एकनाथ शिंदे, जब शिवसेना ने खुद अपना घर जलाया और नया महल बना लिया। महाराष्ट्र की राजनीति में जून 2022 की घटना को अगर एक शब्द में कहना हो तो वह शब्द है महानाटक। उद्धव ठाकरे सरकार चल रही थी, महाविकास आघाड़ी, शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी का वह गठबंधन जिसे राजनीतिक जानकार अस्वाभाविक विवाह कहते थे। मतलब वह शादी जो प्रेम से नहीं मजबूरी से हुई हो। एकनाथ शिंदे शिवसेना के धुरंधर नेता थे, लेकिन उन्हें महसूस हो रहा था कि मातोश्री ठाकरे परिवार का आवास पर फैसले एक छोटे घर में होते हैं। जमीनी शिव सैनिक हाशिए पर हैं, असली कार्यकर्ता की सुनवाई नहीं। जहाज डूबता है तो पहले वही भागते हैं जो अंदर की खबर रखते हैं, और फिर शिंदे ने वह किया जो किसी ने सोचा नहीं था। अपने समर्थक विधायकों का दल लेकर पहले सूरत पहुंचे, वहां से सीधे गुवाहाटी यानी मुंबई से असम लगभग 2000 किलोमीटर। सरकार गिनाने के लिए इतनी दूर जाना पड़े, यह भी राजनीति का एक अनोखा रिकॉर्ड है। उधर मुंबई में उद्धव ठाकरे भावुक हुए, मातोश्री का दरवाजा खुला रहा। लाई बाई कहा जो आना चाहते हैं आए, लेकिन शिंदे वापस नहीं आए। और इधर गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू होटल में कामाख्या देवी की छाया में नई सरकार की स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी।
वह ऑडियो जो वायरल हुई थी, काय झाड़ी काय डोंगर, यानी क्या झाड़ियां हैं क्या पहाड़ है। यह सिंध के एक समय था की हैरानी थी, जो गुवाहाटी की हरियाली देखकर अचंभित था। लेकिन यह हरियाली महाराष्ट्र की एक सरकार का अंतिम संस्कार देख रही थी। शिंदे ने 2/3 से ज्यादा विधायकों का समर्थन जुटाया। उद्धव सरकार गिरी, शिंदे मुख्यमंत्री बने। नींव हिली नहीं थी, नींव के पत्थर ही हट गए थे और पार्टी का स्तंभ था, उसी ने पार्टी की छत गिराई और उस मलबे पर अपना नया महल खड़ा कर दिया। नंबर 2, ज्योतिरादित्य सिंधिया। जब महाराज को उतर जाइए कहना कमलनाथ को महंगा पड़ा। मध्य प्रदेश की राजनीति में ज्योतिरादित्य सिंधिया को महाराज कहा जाता है। ग्वालियर राजघराने के वंशज, जिनके एक इशारे पर हजारों लोग जुटते थे। 2018 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीती, कमलनाथ मुख्यमंत्री बने। सिंधिया को उम्मीद थी मुख्यमंत्री पद मिलेगा, नहीं मिला। फिर भी रुके, धैर्य रखा, लेकिन धीरे धीरे बातें खोखले निकलते गए। उनके समर्थक विधायकों को अनदेखा किया गया। मंत्रिमंडल में वह चेहरे ऊपर उठे जो सिंधिया के नहीं थे। सिंधिया ने आगाह किया, अगर बात नहीं सुनी गई तो हम सड़क पर उतरेंगे। और कमलनाथ जी ने शायद उत्साह में, शायद इस गलतफहमी में कि महाराज सिर्फ धमकी दे रहे हैं, कह दिया तो उतर जाइए। बस यही 2 शब्द, यह 2 शब्द 15 महीने पुरानी सरकार के ताबूत के आखिरी खेल बन गए। जब सांप को ललकारो तो याद रखो वह डंक जरूर मारता है। सिंधिया ने सड़क पर नहीं, आसमान में जवाब दिया। 22 समर्थक विधायकों को विमान में बिठाया, सीधे बेंगलुरु एक रिजॉर्ट में आराम से। उधर भोपाल में कमलनाथ सरकार का गणित बिगड़ रहा था। इधर बेंगलुरु के रिजॉर्ट में विधायक छुट्टियां मना रहे थे। सरकार गिरी, कमलनाथ जी ने इस्तीफा दिया। जनता ने जिसे चुना था वह 15 महीने में एक विमान यात्रा की वजह से गिर गया। सिंधिया बीजेपी में गए, केंद्र में मंत्री बने और शिवराज सिंह चौहान फिर से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। वह काम पूरा किया जो अधूरा छूट गया था। जो चुनौती देता है उसे अंजाम का अंदाजा होना चाहिए। कमलनाथ को यह सबक बहुत महंगे में मिला। और अब नंबर 1, वह नाम जिसके सामने यह पूरी सूची नतमस्तक होती है। नंबर 1, जयललिता। एक चाय पार्टी, एक वोट और भाजपा सरकार धराशायी। और अब हम नंबर 1 पर आते हैं, जो इस पूरी सूची की महारानी है, शाब्दिक और लाक्षणिक दोनों अर्थों में। जयललिता अम्मा, तमिलनाडु की सर्वशक्तिमान नेत्री, जिनके बारे में कहा जाता था तमिलनाडु में 2 ही ताकतें हैं, एक ईश्वर, दूसरी अम्मा। और जो लोग राजनीति को ज़्यादा जानते थे वह कहते थे ईश्वर को तमिलनाडु चलाने के लिए अम्मा की मदद लेनी पड़ती है। साल 1999, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, एनडीए गठबंधन, जयललिता की पार्टी AIEDMK उस गठबंधन का अहम हिस्सा थी। लेकिन अम्मा की एक मांग थी, तमिलनाडु में डीएमके की करुणानिधि सरकार को बर्खास्त किया जाए, राष्ट्रपति शासन लगे। वाजपेयी जी ने मना कर दिया। संवैधानिक कारण थे, राजनीतिक कारण थे, लेकिन अम्मा के लिए ना सुनने की आदत नहीं थी। आग को हवा मत दो वरना घर ही जल जाएगा, वाजपेयी जी ने शायद यह नहीं सोचा था। फिर एक शाम दिल्ली में जयललिता ने एक साधारण सी चाय पार्टी रखी, बस एक चाय पार्टी। राजनीति के खिलाड़ी आए, चाय पी, बातें हुई, बस सामान्य लगा। किसी को अंदाजा नहीं था कि इन चाय की प्यालियों में एक सरकार का भविष्य घुला हुआ है। और अगली सुबह अम्मा ने समर्थन वापसी का ऐलान कर दिया। पूरी दिल्ली में जैसे बिजली गिरी। संसद में विश्वास मत हुआ, एक एक वोट गिना गया, सांस रुकी हुई थी। और जब अंतिम संख्या आई, वाजपेयी सरकार सिर्फ एक वोट से गिर गई। एक वोट, एक बूंद से घड़ा बहता है और एक वोट से सरकार गिरती। यह भारतीय संसदीय इतिहास का वह क्षण था जो लोकतंत्र की ताकत और नाजुकता दोनों एक साथ दिखे। अटल जी ने बाद में संसद में जो विदाई भाषण दिया, सरकारें आती हैं जाती हैं, पार्टियां बनती हैं बिखरती हैं, लेकिन यह देश रहना चाहिए, यह देश बढ़ना चाहिए। वह भाषण आज भी रूह तक पहुंचता है। और जयललिता, क्या मिला उन्हें इस बदले में? सच कहें तो डीएमके सरकार नहीं गिरी, बाद के चुनावों में AIEDMK को नुकसान भी हुआ, यानी बदले का फल मीठा नहीं था। लेकिन अम्मा ने एक संदेश दे दिया जो दिल्ली हमेशा याद रखेगी, जो मेरी बात नहीं मानता उसकी कुर्सी सुरक्षित नहीं।
शेर जब दहाड़ता है तो पूरा जंगल सुनता है। जयललिता ने दहाड़ी और वह दहाड़ सिर्फ तमिलनाडु में नहीं, दिल्ली के संसद भवन की दीवारों में गूंजी। एक चाय पार्टी, एक वोट, एक सरकार का पतन, यही है राजनीति, जहां चाय की प्यालियों में भी तूफान पलते हैं और एक ना पूरे इतिहास को